आज एक्चुअली में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टैक्स वाला लगभग जितने भी पॉइंट थे उसमें हमने कवर कर दिए थे। अब आप लोग प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करेंगे हो सकता है कुछ नए टर्म मिलें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टर्म कवर हैं, कई बार होता है कि कुछ ऐसे टर्म छूटे रहते हैं, तो उसके एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिए होंगे जो मैंने बुकलेट सजेस्ट की है। बातें करना तो उसमें ऐसा कुछ ऐसा बचा नहीं था मेन टर्म। मेनली मेरा फोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट वाले जितने पार्ट हैं वो कवर हो जाए। जैसे बैंकिंग का, मनी एंड बैंकिंग के सारे टॉपिक कवर कर दिए, तो मनी एंड बैंकिंग में सिर्फ कुछ फैक्ट बचे होंगे। जैसे आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, उसमें क्या है कि स्टेट के लोअर केसेस के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें कुछ स्पेशल फैक्ट पूछे जाते हैं बैंकिंग के रिलेटेड। जैसे कि फला बैंक का मर्जर कब हुआ, फला बैंक कब बना, पीएनबी कब बना, एसबीआई कब बना, वो चीज़ें वहाँ पे फैक्ट दिया, वो फैक्ट वहाँ से डिनोट करके उसमें कुछ ऐसा पढ़ाने को होता नहीं, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो वो ईयर वहीं पे दिया होता है, इसलिए वहीं से चीज़ें कवर कर लेंगे तो वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। उसमें ऐसा कुछ बताने को नहीं होता कि फैक्ट लेके हम टेस्ट दिखाएं। ठीक, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करेंगे। बीओपी एक्चुअली में हिंदी में इसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, नहीं भुगतान, कोष भुगतान ना। कोई एनसीईआरटी की हिंदी वाली बुक लाया है? एनीवन? हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी ने नहीं लाया? कोई लेके नहीं आया है? देखो किसी बैग वैग में हो यार, हो सकता है। है कोई? ठीक है, इसमें जो टर्म इन्वॉल्व होते हैं वो हम बताते चलते हैं। वैसे बहुत जनरल इंग्लिश वाले हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे टफ वर्ड नहीं है वो। इसमें एक टर्म आता है एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर में एक्चुअली वो चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपका ट्रेड फॉरेन करेंसी में हो। फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रेड होगा वो चीज़ें किस में आएंगी? एक्सटर्नल सेक्टर में। मतलब आपकी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रियों से जब हम लेन देन करेंगे वहाँ पे जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान या ह्यूमन बीइंग का ट्रांसफर, मतलब इधर से हम गए वहाँ पे जॉब करने, तो हमारा जो भी लेन देन होगा किस में होगा? अदर करेंसियों में हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं पैसे। तो वो जो सेक्टर होगा वो किस में आएगा? एक्सटर्नल सेक्टर में। एक्सटर्नल सेक्टर एक्चुअली में हिंदी में कहेंगे बाह्य। कोई एनसीईआरटी की लाया, हिंदी वाली लाया तुम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स कोई हिंदी वाली? कोई नहीं लाया? ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर आप ये समझिए कि जो हमारी कंट्री के बाहर से, अगर किसी और कंट्री से, मतलब आप जैसे घर को ले लीजिए, घर के बाहर अगर हम कोई चीज़ करने जाते हैं तो वो हमारा बाहर ही कहलाता है ना। वैसे ही एक्चुअली में देश की अपनी एक करेंसी डिसाइडेड है, तो फॉरेन करेंसी में जो भी लेन देन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का या अदर ट्रांसफ़र पेमेंट का, या हो गया कि ह्यूमन बीइंग का ट्रांसफ़र इधर से उधर हुआ, तो ये जो चीज़ें होंगी ये सब किस में होंगी? फॉरेन करेंसी में लेन देन होगा। इसी को एक्सटर्नल सेक्टर कहा जाता है। अब एक्सटर्नल सेक्टर में ही अगला टॉपिक आएगा कि एक ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। अगला टर्म आएगा
ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी, इसके टर्म से ही कुछ आइडिया लग रहा होगा लोगों को। कुछ आइडिया लग रहा है क्या होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या होती है ओपन इकोनॉमी? जैसे अब एक्सटर्नल सेक्टर हमने बता दिया, तो इसी के बेसिस पे अब ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी डिफाइन होगी। क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, बता। ओपन इकोनॉमी में सर हम एक कंट्री होता है तो दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। करेक्ट, यस। क्लोज में देश के अंदर। किसी को कोई कंफ्यूजन? हेलो, समझ में आ गया क्लोज इकोनॉमी कौन? इसको हो सकता है बोलते हो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये एक्चुअली बहुत जनरल टर्म है इंग्लिश के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज मत होइए कि ऐसा कुछ स्पेशल है। तो अभी जो क्या कहते हैं आप, इंडिया कब से ओपन इकोनॉमी हुआ है, कुछ आइडिया किसी को? 1969? कौन बोलो भाई? एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ है? 91 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ है ना। एलपीजी रिफॉर्म पढ़ाया नहीं ना? अच्छा ठीक है, आज कवर करूँगा उसे। आज थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे ये बीओपी के टॉपिक कवर करने हैं, और इसलिए हाथ पैर थोड़ा सही कर लीजिएगा लिखने के लिए। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी में आप एक एक लाइन लिख लीजिए। क्लोज इकोनॉमी में जितना बताया, एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है कि दूसरे देशों से उनकी फॉरेन करेंसियों में, विदेशी करेंसियों में व्यापार या ट्रेड या गुड्स एंड सर्विसेज का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब हो गया। अब ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी आपको समझ में आया। ओपन इकोनॉमी मतलब देश की बाउंड्री के अंदर, हम बाहर की दुनिया से हमें कोई भी लेना देना नहीं। अरे क्लोज इकोनॉमी मतलब, सॉरी, ओपन इकोनॉमी मतलब दूसरे देशों से भी हम, यस। इसमें सेकेंड मीटिंग वाला भरना है ना, इस बात पे ध्यान। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी में कुछ चीजें एक्चुअली में टर्म है, वो लिख लो फटाफट। ओ क्लोज, पहले लिखो क्लोज इकोनॉमी वाला। क्लोज इकोनॉमी में 2-3 पॉइंट में ऐसे लिख लो सीधा। एक तो इकोनॉमिक रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं रखेगा। क्लोज इकोनॉमी में पहले क्लोज इकोनॉमी लिखना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब बाहरी वर्ल्ड दुनिया से कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखेगा। इंग्लिश वाले भी लिख लो यार, इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड डज नॉट हैव द इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो देश की बाउंड्री के बाहर होंगी वो देश की इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेंगी। अगला पॉइंट, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश की बाउंड्री के बाहर होंगी वो देश की इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेंगी, प्रभावित नहीं करेंगी। सिंपल सी बात, क्लोज है तो बाहर से कोई लेना देना नहीं, तो अफेक्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई डिफरेंस नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में नहीं रहेगा। जो जीएनपी और जीडीपी काउंट करते हैं वो सब सेम ही हो जाएगा। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और एक तरह से ये आभासी अर्थव्यवस्था होती है, इमेजिनरी इकोनॉमी होती है। हाँ, आभासी, काल्पनिक। ठीक, अगला लिखो ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में लिखोगे वही जो उसमें
उसमें इकोनॉमिक रिलेशन बाहर से नहीं रखता था, इसमें इकोनॉमिक रिलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रखेगा। ठीक। और जैसे उसी का रिवर्स देखोगे, बाहर की कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। उसमें प्रभावित नहीं करता था, इसमें प्रभावित करेगा। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? सर जैसे कि जो देश है ग्रोथ इकोनॉमी का देश है, हाँ, तो उसके बाहर जो मतलब अदर कंट्री में उससे संबंधित कोई क्रियाएं होंगी, अगर आर्थिक क्रियाएं, तो उस देश की इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेगा ना। आपका घर बाहर से कोई मतलब नहीं रखता, अगर ठीक है, बाहर क्या हो रहा है उससे आपके प्रभाव पड़ेगा, वही चीज नहीं करेगी। आपके घर में क्या हो रहा है जब आप बाहर से कनेक्टेड नहीं है, तो कहाँ से अफेक्ट करेगा? रिवर्स भी नहीं करेगा और इधर भी नहीं करेगा। क्या कंफ्यूजन है? ये कंट्री हो गई, हमने क्लोज कर दिया इसका डोरी चारों तरफ से। बाहर क्या हो रहा है, यहाँ कौन नाच गा रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? जब यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं तो क्यों फर्क पड़ेगा? क्लोज्ड इकोनॉमी कहाँ पे डिफाइन हो रही? पहले फोकस करो पॉइंट पे। तुम दूसरे देश यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, इनसे क्या लेना देना? तुम्हें क्लोज्ड इकोनॉमी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो ना, ये थोड़ी क्लोज्ड इकोनॉमी तुम डिफाइन कर रहे हो। ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्या है क्या नहीं, तुमसे क्या लेना देना? तुमसे यहाँ से मतलब है ना, तुम इसके इकोनॉमी जो देख रहे हो इस कंट्री की देख रहे हो ना, इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर ना। इस कंट्री से अगर कोई लेना देना बाहर नहीं है तो इसको ना तो इन है ना आउट है। तो यहाँ की कंट्री से चाहे कुछ भी हो इसमें एक्टिविटी, तो क्या बाहर को अफेक्ट करेगी? क्या नहीं करेगी। वही जितनी चीजें ओपन में वो क्लोज में लिखा है उसी का रिवर्स इसमें होता जाएगा। और इसी तरह नेशनल इनकम एक्चुअली में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है डोमेस्टिक इनकम से। मतलब वही जीएनपी बड़ा छोटा जीडीपी से हो सकता है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जीएनपी वैसे छोटी इनकम है, लेकिन कई कंट्रियों में ज़्यादा भी है। नेशनल इनकम जीडीपी से बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है, मतलब डोमेस्टिक इनकम से। ये इट इज़ अ रियलिस्टिक इकोनॉमी, मतलब एक वास्तविक अर्थव्यवस्था। ठीक, एक वास्तविक अर्थव्यवस्था। क्या हुआ? वैसे क्वेश्चन मार्क देखकर मुझे लग रहा है कुछ पूछने वाले हैं। ठीक, अच्छा ये बताओ, मैंने एक टर्म बजट में कहा था पढ़ने को और लिखा भी दिया था। अब यहाँ पे आती है 5 एक्सपोर्ट 5 इंपोर्ट हाईएस्ट। बिना देखे कौन कौन बता सकता है? नकलची मत बनना यार। देखो वो देखो कॉपी खुल रही है, पीछे जा रहे हैं पूरे। 5 हाईएस्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाली वस्तुएं दिखाया था ना मैंने, याद है? एक बार कहा था पढ़ने को, तो पढ़े नहीं, फिर दोबारा मैंने दिखाया था। पांच बताने हैं, हाँ तो वही लिखा है। उसके अलावा अभी तक अपडेट नहीं हुई ना, अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब अपडेट होगा। क्या थोड़ा तेज बोलो, आवाज लाओ। इतना धीमा बोल दो मुझे तक यहाँ तक नहीं सुनाई पड़ता है। तुमको भी ट्रेनिंग दी गई है धीमा बोलने की। मान लिया फिगर सिस्टम की कंडीशन है, तुम्हारी तो नहीं है ना। हाँ वस्तुएं बतानी है, नकल करके नहीं। लेकिन हमें पता है कॉपी खुल चुकी है, पलट चुके हैं तुम लोग। सीरीज वाइज बताना। गोल्ड, गोल्ड क्या है? इंपोर्ट के एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट बताओ क्या? प्रवाल भित्ति
कर की तो जाती है निर्यात, हम मानते हैं, लेकिन हम टॉप 5 कह रहे हैं, एक्सपोर्ट टॉप 5 इंपोर्ट। हाँ करता तो है एक्सपोर्ट, ये भी हमें पता है, लेकिन कौन से नंबर पे है बताओ जरा। टॉप 5 में था क्या? मसाले हैं टॉप 5 में? सच में? देखो पलट के तुम लोग खोल के क्या लिखा है, क्या है देख लिया? ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताओ, पढ़ो यार। तुम लोग इतना अगर न्यूट्रल रहोगे तो फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगी, फिर हमें लिखाना पड़ेगा सीधा बोर्ड, फिर हम इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे, बता दे रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो हम इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे। इसीलिए हमने इवेंट कराना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी पढ़ता लिखता नहीं है। अब आगे से कोई इवेंट नहीं होगा, वो हमारे बेसिस पे हो रहा था, हमने स्टार्ट किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कोई भी इंटरेक्ट आपस में करते नहीं हो, सब क्लास से बंक कर जाते हो, ना पढ़ते हो, और ना ही कोई पार्टिसिपेट करता है ढंग से। 1-2 लोगों के बेसिस पे नहीं होता, इससे बढ़िया 3-4 लोगों को बुलाएं। इसलिए हम वो इवेंट अब कराएंगे नहीं जब तक आप लोग खुद से रेडी होकर ये नहीं कहोगे तैयार हैं, तो फिर देखेंगे किसी दिन। वो जो गर्ल्स और बॉयज़ वाला था उसकी बात हम कर रहे हैं, कराया था हमने, तो उसमें बहुत से लोग गायब हो जाते हो, बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बोलते नहीं हो, क्वेश्चन की प्रिपरेशन किसी की नहीं होती ढंग की, और ना ही आंसर्स हवा में देते हो सब लोग। तो वो इंटरेक्टिव सेशन होता नहीं है जिसके लिए वो बनाया गया, इसलिए उसे बंद कर दिए। और अब अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये जो हम बार बार इंटरेक्ट करते हैं पढ़ाते हुए, ये भी बंद कर देंगे कि सीधा हम टॉपिक लिखाएंगे और बोर्ड पे ऐसे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे एक तरफ से। समझो ना समझो वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर वही स्कूल वाला चलेगा कॉन्सेप्ट, बस सिलेबस कंप्लीट कराना हमें। क्योंकि जब तक एक्टिव लर्निंग नहीं होती, टीचर टू स्टूडेंट ढंग से आप इंटरेक्ट नहीं करते, आप लोग पढ़ के नहीं आते, तब तक उसका बेनिफिट निकलेगा नहीं। वो आप लोगों को फ़ायदा लेना, हमें नहीं। हमें जो लेना था फ़ायदा हम ले रहे हैं, हमें जो करना था हम कर रहे हैं, हमसे जो बेस्ट हो सकता है वो हम दे रहे हैं। बाकी आप लोगों को करना, आप लोग कंपैरिजन करना हो, दुनिया में बहुत सी कोचिंग है, वहाँ पे देख लीजिए कौन कैसे पढ़ा रहा है, कौन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इतना कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अभी कुछ ऑफिसर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में हैं जो इतना सीरियसली ले रहे हैं, पता चलेगा अगर डिस्ट्रिक्ट से कोई ऑफिसर का ट्रांसफ़र हुआ तो कोई हो सकता है इतना सीरियसली, पता नहीं फिर काम होगा कैसे होगा, वो नया ऑफिसर जाने का। ये बात भी आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए। पर्सन टू पर्सन हमने बताया था डिफर करता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। हो सकता है स्ट्रक्चरल चेंजेज हो जाए, बहुत सी चीज़ें चेंजेज हो जाए। तो इसीलिए जब भी जो भी टाइम मिल रहे हैं, जहाँ से चीज़ें आपको इनपुट मिल रही हैं, उसे ग्रेस्प करिए और उसको काउंट करके ख़त्म करिए, क्योंकि 5-6 महीने आप लोगों के एग्ज़ाम के बचे हैं। और आप लोगों की प्रोडक्टिविटी सच में, मतलब अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है उसको यूटिलाइज करिए यार, क्यों लेजीनेस में ख़त्म कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के अंदर एफिशिएंसी कैपेसिटी कम है, बट लेजीनेस है ना, बहानेबाजी है। सोशल मीडिया पे जितना टाइम इन्वेस्ट करते हो उसको टाइम घटा दो। दिन के कितने घंटे जाते हैं फ़ोन पे? ऑनेस्टली बोलना, कोई 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से ज़्यादा ही जाते हैं। रील जब चल रहे होंगे तो लो धड़ाधड़, फेसबुक खुल गया, ट्विटर खुल गया, इंस्टाग्राम खुल गया, तो फिर कम होने वाला नहीं। घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो वो सब टाइम कट करके कोई फिक्स टाइम रख लो, दिन का 1-2 घंटे अपना यूज़ करो, बाकी तो यूटिलाइज करो। और फ़ोन हमेशा पास में रहेगा तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी पढ़ाई में, ये बात लिख के रख लो। फ़ोन की टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी, आपको दूर रखना पड़ेगा। या घर पे रहते हैं तो मम्मी पापा के पास जमा करते हो, भैया इसके बाद हमें मिलेगा, तो वैसे नहीं मिलेगा फिर तो। ये बात जब कह दोगे पढ़ना तो मिलवे नहीं करेगा उतने टाइम के पहले हो। तो ये चीज़ें जब तक आप लोग, वो चीज़ें जब तक आप लोग करेंगे नहीं तब तक चीज़ें आपकी प्रोडक्टिव निकलेंगी नहीं। इसीलिए आप लोग जो कहते हैं कि यार टाइम नहीं मिल रहा है 2-3 सब्जेक्ट में ही, तो भैया इतने सब्जेक्ट पढ़ने तो कैसे पढ़ोगे? क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे लेट स्टार्ट हुआ अक्टूबर में हमारी समझ से,
बाकी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जून या अप्रैल से चल रही है और 5-6 महीने बाद सबके एग्ज़ाम है और अभी पढ़ के नहीं ख़त्म करोगे तभी तो आप लोगों को रटना बहुत है, करंट अफेयर्स रटना है बहुत। इसलिए सीरियस हो जाइए, अगर सिंसियरली दीजिए, एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं देना है तो भाई मस्ती करते रहिए, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपका करियर है, आपको डिसाइड करना, आपकी चॉइस है, इसमें कोई घर वाला, कोई टीचर नहीं इन्वॉल्व है। आप अपनी चॉइस से हैं यहाँ पे, आप अपने एम को पाएंगे, आप नौकरी पाएंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, किसी की नहीं होगी। फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे, दुनिया की चीज़ें और कर पाएंगे, टाइमली हो जाएगा और भी टाइम आपके पास लाइफ में और एक्टिविटीज़ करने के लिए रहेगा। वरना दुनिया सिर्फ पीलीभीत तक सीमित नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, दुनिया घूमो फिरो देखो। उसके लिए है कि पहला स्टेप जल्द से जल्द कवर किया जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी भी आप अगर मेहनत नहीं करते हैं, आप मेहनत से भागते हैं, तो इसका मतलब आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और किसी के साथ, किसी को नहीं। आप मतलब कहीं से भी आपको करना, आपको अपने साथ, जो करोगे आप अपने साथ करोगे यार, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होगा। पांच आयातित और 5 निर्यातित वस्तुएं हमने बता दी आपको, ठीक है। अब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की टर्म आता है, ये सब एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेनली ये होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो सीट होती है ट्रेड की, उसे ही देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। इसमें कई टर्म आते हैं, जैसे आता है कि एक नेशनल का इंटरनेशनल से जो भी व्यापार हुआ, चाहे उसमें कैपिटल अकाउंट हो गया, चाहे करेंट अकाउंट हो गए, सभी का इंक्लूडेड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उसी की जो बैलेंस शीट बनेगी ना, उसी को बैलेंस पेमेंट कहते हैं। मतलब जैसे आपके घर से बाहर जो कोई भी लेन देन होगा किसी भी टाइप का, तो उसकी अगर आप शीट तैयार करोगे कि हमने क्या दिया क्या लिया, इसकी एक शीट तैयार अगर करोगे, एक शीट तैयार होगी ना, उसमें लास्ट एंड में आपका कुछ आएगा कंक्लूजन की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बचा, मतलब ज़्यादा हुआ कम हुआ, ये पता चल जाएगा ना। इसी तरह कंट्री का अदर कंट्रियों से जब लेन देन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ट्रांसफ़र का, या FDI जो आ रही है, FII आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आ रहे हैं, इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस, और आपके FPI हो गए, ये सब जो चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें क्या होंगी, एक आप बैलेंस शीट तैयार करके रखोगे ना, उसी के बेसिस पे तो हमें पता चलता है कि कितना आया, कितना गया, कितना व्यापार हुआ हमारा, यही सब बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। एक घर के एग्जांपल से या आप अपनी इकॉनमी, हम कितना किससे क्या लिए, एक अगर शीट तैयार करें, जैसे एक बैलेंस शीट हमने बैंक का बताया था, ट्विन बैलेंस शीट, अगर याद होगा, उसमें भी तो वो अपना इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ रिकॉर्ड रखता है, उसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई टर्म आते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट पहला आता है, ये तो एक आप उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये 3 आते हैं। ट्रेड बैलेंस कहते हैं उसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है, करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट, नोट डाउन कर लो। ये सब टर्म इंग्लिश में इतने आसान है, ये सबको जनरल यूज करते हो, इसलिए सबको पता है, ठीक है। इसकी हिंदी भी एक्चुअली NCERT में दी हुई है, और वहाँ से अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं NCERT मेरे सामने नहीं है। समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत जनरल टर्म क्या है। अच्छा, क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की हिंदी क्या है? अंतरराष्ट्रीय एक है करेंट अकाउंट, चालू खाता होगा, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। इसमें हाँ बोलिए, ठीक क्या ट्रेड बैलेंस हो गया, इसमें ये चीजें हो गई।
अब इसमें मेन आता है एक्चुअली में ट्रांजैक्शन दो अकाउंट में मेनली डिवाइड है, ये दोनों, एक करंट अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मुझे पता मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी वो चीजें नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। करंट अकाउंट में आपका आएगा, पहला पॉइंट लिखिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं इसमें, शॉर्ट टर्म करंट अकाउंट में। इसको मत देखो बेटा, बोल दिया करंट अकाउंट नहीं लिख लो, वरना पता चलेगा तुम स्पेलिंग कुछ और लिख लोगे तो हमें बाद में कहोगे सर ने ये लिखा था। करंट अकाउंट किसके लिए हो गया? शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें क्या क्या आएंगे करंट अकाउंट में? एक आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होंगी वस्तुओं की, गुड्स एंड सर्विसेज के, लिखते जाओ अगले पॉइंट, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट आएंगे उसमें, पहला क्या नहीं लिखे हो करंट अकाउंट में, क्या लिखे हो करंट अकाउंट में? है? बस करंट अकाउंट लिखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, मतलब बहुत छोटी अवधि के लिए, ठीक है। दूसरा इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें आएंगी, ट्रांसफर पेमेंट आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब वस्तुएं और सेवाओं का आयात निर्यात, ठीक है। और यही आयात निर्यात जो होता है ये ट्रेड बैलेंस कहलाता है। आयात निर्यात वाला जो कंपोनेंट है यही ट्रेड बैलेंस कहलाता है, इस बात को नोट डाउन कर लेना। आयात निर्यात वाला ही ट्रेड बैलेंस कहलाता है, क्योंकि ये बार पूछा जाता है कि ट्रेड बैलेंस ट्रेड किस में आता है, इसी से एक्चुअली में ट्रेड बैलेंस निकालते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले से, ठीक। ट्रांसफर पेमेंट हो गया इसमें, ट्रांसफर पेमेंट स्थानांतरण भुगतान। ट्रांसफर पेमेंट मैंने एक बार ट्रांसफर रिसिप्ट बताई गई होगी बजट में, किसी को याद है? वही टर्म यहाँ भी है, मैंने ये टर्म बताया था, वैसे तो याद नहीं होगा किसी को, छोड़ो। ट्रांसफर पेमेंट ये होता है कि जो पेंशन वगैरह होती है एक साइडेड होती है, मतलब आप उसे दे देते हो, उससे कोई फायदा नहीं निकलता, मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, वो दिया जाता है लोगों को, मतलब एक निर्वाह के लिए या फंडिंग के तौर पर। तो ट्रांसफर पेमेंट ऐसे होगा, कोई कंट्री हमारी कंट्री को अगर क्या कहते हैं मनी देती है किसी एक्टिविटी के लिए या किसी कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए या कोई डेवलपमेंट वर्क के लिए देती है, फिर उसे वापस लेना या उससे क्या एक्टिविटी करेगी वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट उस तरह के होते हैं। रेमिटेंसेज जैसे हो गए, रेमिटेंसेज एक्चुअली में जो वर्ड यूज किया जाता है रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब हो गया स्थानांतरित धन, मनी। तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर कमाने गए हैं लोग हमारे यहाँ से, उनसे जो पैसे वो पैसे जब अपने यहाँ भेजते हैं तो वो जो पैसे हमारे यहाँ आते हैं, मतलब हमारी कंट्री में, वो रेमिटेंस कहलाता है। या बाहर हमारी कोई कंपनी बिजनेस की, वहाँ से पैसे आएगी यहाँ पे, वो भी रेमिटेंस कहलाएगा। रेमिटेंसेस मतलब समझे? आप अगर अपने घर से बाहर कमाने गए, आप घर पे जब पैसा भेजे, वो जो पैसा आया घर पे वो क्या कहलाएगा? रेमिटेंस, रेमिटेंसेस। ये भी करंट अकाउंट में आता है, ठीक। सारा नहीं होता, रेमिटेंस में सिर्फ वो पैसा आएगा जो लोग गए कमाने, उनसे के थ्रू जो पैसा आ रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तो पैसा जो आ रहा है वो तो अलग है ना, वो ट्रेड बैलेंस में। रेमिटेंसेस वाला जो आएगा कि ज़्यादातर जो आप सर्विसेज प्रोवाइड किए या सर्विसेज बाहर दिए, क्या नाम, ह्यूमन की फॉर्म में बाहर गए आप कमाने, मान लिया आप मिडिल ईस्ट चले गए, यूएस चले गए या यूरोप चले गए, आप कहीं किसी कंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे कनेक्टेड है तो आप पैसे भेजेंगे ना यहाँ पे इंडिया में। ये जो पैसे आएंगे आपके, ये आएगा किसके अंदर? रेमिटेंस के अंदर, और ये आएगा करंट अकाउंट में, ठीक है। करंट अकाउंट में कौन कौन से पार्ट हो गए? नहीं, शॉर्ट टर्म तो हो ही गया, उसके बाद इसमें क्या क्या आ रहा है ट्रेड अकाउंट? एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का,
ट्रांसफ़र पेमेंट हो गया, रीपेमेंट हो गया, मतलब किसी चीज़ का अगर आप पैसे वापस कर रहे हैं, या इंटरेस्ट पेमेंट वो एक होता है, जैसे बाहर से लोन लिए होते बीच बीच में इंटरेस्ट जो पे करते रहते हो, वो भी इसमें आता है। क्या इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअली में जो आप कहीं से लोन लिए होते हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने पड़ते हैं ना। तो आपको ये सिंपल से समझिए, जो आप लोग रेवेन्यू और कैपिटल बजट में पढ़ते थे, ज़्यादातर बहुत सी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। वही टर्म एक्चुअली आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपको वही चीज़ें यहाँ पे भी दिख रही हो। जैसे वहाँ पे कैपिटल बजट क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट था, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट वही होगा। वहाँ रेवेन्यू बजट क्या था, शॉर्ट टर्म वाले जो डे टू डे एक्चुअली में करंट उस तरह के थी चीज़ें जो आ रही हैं जा रही हैं, उसमें कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं हो रहा था। इसी तरह इसमें है करंट अकाउंट वाला, तो ज़्यादातर चीज़ें वही आ रही है ना इसमें भी, बस ये नाम अलग है कि ये एक्सटर्नल सेक्टर का है, वो क्या है आपका इंटरनल बजट वाला है। थोड़ा सा एक्चुअली में आप लोग अगर दिमाग ओपन किए रहेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्या है इंटरकनेक्टेड है। बोलिए, रेमिटेंसेस को हिंदी में कुछ कहते हैं क्या, प्रेषण, वो सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या एफडीआई में आएगा, वो एफडीआई के अंदर आएगा। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ पे गए हैं ना पैसे से, वहाँ से जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो एफडीआई के अंदर आया या एफडीआई गया किसी और कंट्री में, वो जो भी काउंट होगा वो किस में काउंट होगा, आपका कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि कोई बिजनेसमैन यहाँ से गया वहाँ कंपनी बनाया ना, वो एफडीआई मतलब वहाँ इन्वेस्ट किया ना जाके, वो लॉन्ग टर्म हो गया। जब भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा किसके लिए होगा, फिर वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन अभी कैपिटल अकाउंट में बता रहे हैं पॉइंट, इसके पहले लिख लेते हैं। इसी करंट अकाउंट में दो टर्म और बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एक विजिबल और इनविजिबल, दृश्य अदृश्य, गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में ऐसी दृश्य और अदृश्य टर्म यूज होते हैं कि कौन सी चीजें विजिबल ट्रेड के अंदर आती हैं, कौन सी इनविजिबल ट्रेड के अंदर आती हैं। इसी कैपिटल अकाउंट में ही, करंट अकाउंट में ही एक विजिबल आता है, एक इनविजिबल आता है। वैसे इसका एक ब्लॉक डायग्राम अगर बनाऊं उसको करंट अकाउंट का, तो वो थोड़ा ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। करंट अकाउंट का इसमें जो विजिबल वाला बनेगा, ये करंट अकाउंट में हम बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखने लगेगा। विजिबल, दृश्य अदृश्य, ठीक है। ये एक्चुअली वो उसी टर्म के नीचे जो ऊपर डेफिनेशन लिखे हो ना, ये सारे उसमें इंक्लूड होंगे अभी। तो विजिबल के अंदर जो होगा गुड्स हो गए, वस्तुएं, जो भी वस्तुओं का लेन देन किसमें होगा, विजिबल में, क्या वस्तुएं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखते चलेंगे साथ में, कहाँ पे डेफिसिट घाटा है, कहाँ पे सरप्लस है, मतलब कहाँ पे हमारी कंट्री में सरप्लस है, ये भी हम बताते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो ये जो हम ट्री डायग्राम बना रहे हैं वहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। गुड्स में क्या है, हम विजिबल क्या हो गया, ये विजिबल कौन से, इसमें क्या हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हैं ना गुड्स का। करंट अकाउंट में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होगा वो किस में आता है, विजिबल वाले टर्म में, जो देख सकते हो परसेंटेज जितने हैं, ठीक है।
ये आएगा गुड्स। अब इसमें क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सामानों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारा क्या लगता है, घाटे में है या फायदे में? यस, डेफिसिट है। हिंदी इंग्लिश में डेफिसिट, हिंदी में घाटा। ठीक, ये अपनी कंट्री के लिए बन रहा है चार्ट। अगला इनविजिबल में जब आते हैं, क्या बोलो? हाँ आएंगे, सर्विसेज आएंगे, एक मिनट। इनविजिबल के अंदर आएगा सर्विसेज, ट्रांसफर और इनकम। सर्विसेज में हम समझ रहे हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस दी जाती है, आईटी सर्विसेज जो दी गई, ये सब आती है इनविजिबल ट्रेड के अंदर। ठीक है, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसका कोई फिजिकल रिलेवेंस नहीं होता है, तो आप इसको सर्विसेज में रखेंगे। सर्विसेज में क्या है, हम सरप्लस है, हम ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ से नर्सिंग स्टाफ मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, मेडिकल स्टाफ है, इंजीनियर बहुत ज़्यादा बाहर गए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ से क्या है, सरप्लस है। या बहुत सी आईटी कंपनियाँ हमारी बाहर जॉब कर रही हैं, बैंकिंग सेक्टर भी गया हुआ है, तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करने में सरप्लस है, आधिक्य कहते हैं ना सरप्लस को। ये ट्री डायग्राम बनाते चलिएगा। इनकम, इनकम इधर है। इनकम में आता है प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट बाहर कोई बना रहा है, या डिविडेंड हो गए। डिविडेंड एक्चुअली में कहते हैं कि कोई शेयर जैसे कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसका जो पेमेंट होता है वो डिविडेंड कहलाता है। अभी इसको डिविडेंड के बारे में ज़्यादा डिटेल में जब हम कैपिटल वो मनी मार्केट पढ़ाएंगे, तो कैपिटल मार्केट एक्चुअली में कहते हैं, कैपिटल मार्केट जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब टर्म ज़्यादा यूज जब होंगे तो वहाँ पे हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, उसी के रिलेटेड टर्म होंगे सब। तो इसमें क्या है, इनकम वाले में, प्रॉफिट वाले में हम डेफिसिट, क्योंकि हमारे यहाँ से एफडीआई बाहर कम जाती है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट बनता है वो कम आता है ना। ट्रांसफर पेमेंट में आता है आपका रेमिटेंसेस आते हैं। रेमिटेंसेस जो अभी मैंने बताया, एक आता है गिफ्ट। ट्रांसफर पेमेंट में आ गए, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आएगा रेमिटेंसेस, गिफ्ट, डोनेशंस। डोनेशन मतलब किसी को, ये नहीं भ्रष्टाचार वाला मत डोनेशन गिनना। यहाँ डोनेशन होता है किसी अच्छे काज के लिए पैसे देना। ठीक है, ये किस में आएगा, ये सरप्लस में आएगा। रेमिटेंसेस हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आता है, लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस में हाई हमारे यहाँ, वो 36 मिलियन या बिलियन में है। ये विजिबल और इनविजिबल हो गया आपका। ये टर्म आप याद करेंगे, ये जितने भी चीज़ें दिखाई गई, ये आप जब भी याद रखेंगे ये डायग्राम, तो आपको चीज़ें ये क्लियर रहेंगी। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के भी, या आपको कल को क्या कहते हैं मेंस के आंसर्स भी लिखने हैं, आप ये सब डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करते हैं, आप नंबर अच्छे फेच करेंगे। क्योंकि कोई भी पैराग्राफ पढ़ने में, या बड़े बड़े आप खुद पढ़ते हो क्या, पैराग्राफ अभी दे दिया जाए इतना बड़ा पेज का भी, एक एक चीज़ें हम पैराग्राफ में एक्सप्लेन किए होते,
उसे पढ़ना आसान था कि इसे पढ़ना आसान है? पिक्टोरियल फॉर्म ऑलवेज पहले आपका अटेंशन खींचता है। आप रिप्रेजेंटेशन में भी अगर मेंस के आंसर्स लिखते हैं वहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म जितना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फ्लो चार्ट या पाई चार्ट, आपके नंबर ऑलवेज अप हो जाएंगे। उसमें चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। बाकी चीज़ें पैराग्राफ पढ़ने के लिए हमने नोट विजन के हैं, पढ़ो ना, उसे पढ़ो। एक कोई बुक, एक कोई नोट्स प्रेफर करो, उसी को बार बार पढ़ो। चाहे जो अगर किसी को और लग रहा है किसी और से, मतलब देखो कई बार होता है कि हमारे सिंकअप की बात होती है, किसी कोचिंग के मटेरियल से हो सकता है हम सिंकअप ना हो रहे हैं, या किसी बुक से हम सिंकअप ना हो रहे हैं, किसी और बुक से सिंकअप हो। तो आप एक आध दो बुक देख लो जिससे आप सिंकअप हो। जैसे रमेश सिंह भी अच्छी है, संजीव वर्मा की किताब वो भी अच्छी है, एनसीईआरटी है ही आपके पास, वो तो एक बेसिक बुक हो गई, उसमें सारी चीज़ें तो कवर नहीं है एनसीईआरटी में। लेकिन विजन के नोट्स हो गए, इनसाइट आईएएस तो हिंदी में देता नहीं है, दृष्टि के हो गए, ध्येय भी निकालता है, लेकिन ध्येय और दृष्टि के मुझे उतने अच्छे इकोनॉमी के नोट्स कम लगे थे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, लेकिन ये है कि मुझे ठीक है, विजन के ठीक लगे, काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाए हैं। ये है कि हाँ कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में जब पहली दूसरी बार आप पढ़ते तो फ्रस्ट्रेशन होगी, नए नए टर्म मिलते हैं तो लगता है कि यार ये नोट्स में प्रॉब्लम है, खुद में प्रॉब्लम कम दिखती है, बाहर वाले में ज़्यादा दिखने लगती है ना। ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी है, उसमें कोई बहुत बड़ा तुम लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ नहीं। पहली दूसरी बार जब चीज़ें मिलो तो ये लगता है ना कहीं दूसरे के ऊपर आरोप करने बड़ी मज़ा आती है, होप दो लिख लो, तो वो लगता है कि भाई वो नोट्स में कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको जब रिवर्स से आप देखते हैं तो वो चीज़ें उसमें भी दी हुई है, जब दो चार बार आप पढ़ते होंगे तो चीज़ें वो मिलनी चालू हो गई होंगी। इसलिए उसको बार बार पढ़िए कोई एक नोट्स को, और साथ में क्वेश्चंस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब उसके माइंड से आपको प्रिपेयर हो जाओगे और उसके आंसर्स देखने के, कहाँ बाहर देख रहे हैं उधर देखते हैं हमारी तरफ ध्यान, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर आप एक्चुअली में जब उसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर अदर जो क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसमें कैसा भी घुमाएगा, आपके जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, उसमें ये समस्याएं नहीं आएंगी आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उस पर कैपिटल अकाउंट पे। यार लग रहा है यही आज नहीं खत्म हो गया। अच्छा लिखो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट तो समझ जाओगे ना अब इससे, इसमें डेफिसिट है, किसमें सरप्लस है, इसको सबको ऐड वैड करके सब अपना निकाल लोगे ना। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि लिखवा दें फार्मूला, लिख लो फार्मूला करंट अकाउंट डेफिसिट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीच ब्रैकेट में लिख लेना एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा है। लिखना करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम, प्लस को प्लस निशान बनाना, ये मत करना प्लस लिखने का, नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट, अरे यही सब ऐड करना है, नेट ट्रांसफर पेमेंट। अब सर्विसेज भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आती है, ये चीजें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली हो गई, और ये हो गया नेट ट्रांसफर पेमेंट, और ये हो गया नेट इनकम। ठीक, बस यही होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, इसी बेसिस पे निकालेंगे। और सबसे ज्यादा रोल इस सबका है ना डेफिसिट वाले का, इसीलिए क्या होता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ऑलवेज। अब करंट अकाउंट डेफिसिट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। अब देखो फार्मूला लिख दिए भाई, अब बताओ ना इसमें कौन कौन से कारण मिलेंगे।
फार्मूला बता दिए, सामने आपके टी डायग्राम है, ये हो गया इनकम वाला हो गया, सर्विसेज ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड का हो गया है? पैसे का अगर अप एंड डाउन होगा, रुपये डिप्रिसिएट करेगा या अप्रिसिएट, मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। एक वो हो गया रीजन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होना ये भी फर्क डालेगा। जैसे गोल्ड का इंपोर्ट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, गैप बढ़ने लगेगा। उसकी अगर डिमांड किसी वस्तु की ज़्यादा हो गई तो भी बढ़ जाएगा। आवाज़ तेज करो, इतनी धीमी आवाज़ नहीं सुन सकते हम। तुम आपस में थोड़ी बात कर रहे हो, बात कर रहे हो पूरी क्लास से ना, थोड़ा तेज रखो ना आवाज़। हाँ, इसमें फर्क पड़ सकता है। अभी एक्चुअली में कोविड की वजह से बाहर से नौकरियां खत्म हुई ना, तो वो वापस आ गए हमारे यहाँ, इससे भी फर्क पड़ेगा। ये देखो जितने भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ये सब पे आपको दिखेगा, वो सारे आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को प्रभावित करेंगे कि नहीं, रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर गुड्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है, अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या हम इंपोर्ट करेंगे? क्या नहीं करेंगे? तो क्या होगा? अफेक्ट पड़ेगा उस पर। या एग्रीकल्चर वस्तुएं जो हम बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो पांच वस्तुएं लिखे हो उसे ज़रा रिलेट करो। क्रूड ऑयल का दाम घटे बढ़े तो क्रूड ऑयल का दाम घटे बढ़े तो क्या होगा? अफेक्टेड होगा कि नहीं करंट अकाउंट डेफिसिट? तो बोलो ना, ये बात होगा ना। यही सब फैक्टर है इन्वॉल्व। ये जितने टर्म बताए जा रहे हैं, इस टर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड करो माइंड को, तो तुमको खुद चीजें दिखने लगेंगी। थोड़ा सोचने का प्रयास करो तो आपको चीजें दिख रही है ना। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग एक्टिव रखेंगे तो चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। पिक्चर बहुत आसान चीजें हैं, दिमाग में आ रहा ना ये टर्म होने में, अच्छा ये चीज प्रभावित हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कोई बहुत स्पेशल चीज बताई जा रही है। हर चीजें आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली लाइफ में जितनी सारी चीजें आप करते हो, उससे अगर आप कनेक्ट करते चलते हो तो वही चीजें हैं भाई। आप अपने घर की इनकम से सीधा कनेक्ट करो ना भाई। कोई चीज सामान ज्यादा कम करने लगोगे तो क्या डेली के इनकम में वो बैलेंस शीट में सही नहीं होगी? कम ज्यादा हुआ तो उसमें इफेक्ट दिखेगा ना किसी भी चीज का। वही है कि कहीं से ज्यादा कैपिटल मिला तो इससे भी होगा इफेक्ट, या कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो गई, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया, तब भी ये इफेक्ट करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। या सर्विसेज नहीं बाहर जा पा रही, जैसे कोविड की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो गया, कहीं बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद हो गया तो भी प्रॉब्लम हुई। ये सब चीजें अफेक्ट करती ही करती है। करेंसी का अप एंड डाउन होगा, और करेंसी का कैसे डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन होगा अभी हम बताते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट वाला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे करेंसी में। कैपिटल अकाउंट पूंजीगत अकाउंट कहते हैं ना, पूंजीगत खाता ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन के लिए होता है ये। आप लिख नहीं रहे हो? लॉन्ग टर्म मतलब अधिक अवधि वाले, लॉन्ग टर्म ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में, लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन एक्चुअली में जो इन्वॉल्व होते हैं वो इसके तहत आते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। अच्छा ये बताओ, बजट में बोरोइंग किसमें था? रेवेन्यू बजट में था या कैपिटल बजट में?
बोरोइंग किसमें थी? हम कैपिटल अकाउंट पढ़ा रहे हैं, कैपिटल बजट के बारे में पूछ रहे हैं। बोरोइंग किसमें थी? किसमें था? कैपिटल बजट में था, वहां भी बोरोइंग करते थे ना, तो किसमें आता था? कैपिटल बजट में आता था। हाँ, कैपिटल बजट में आता है। फिस्कल डेफिसिट जब निकालते थे वो बोरोइंग वाले कंपोनेंट हटा देते थे, याद है ना? कितना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? बोलो हाँ है। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जितनी भी सारी चीजें कैपिटल बजट वाली करंट वो कैपिटल अकाउंट में आएंगी। क्या हम जानबूझ के रिएक्शन दिए ना कि तुम बताओ, कुछ देखें कितना कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग जो होगी आएगा इसके अंदर। यार कितना कॉन्फिडेंट रहो, जो चीजें पता है पता। अदरवाइज तुम लोग इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाओगे, तो घुमा देते हैं यार इंटरव्यू वगैरह में। वो 10 बार ऐसे पूछते हैं, अच्छा इसका नाम ये रख दिया जाए तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी? हम तो चाह रहे हैं यही नाम रख दिया जाए, फला नाम रखा जाए। ऐसे ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक एक बार नहीं 10-10 बार कंफ्यूज कर देंगे तुमको। अगर अपने स्टैंड क्लियर नहीं करोगे तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। हमसे कई बार इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी गई, हमसे तो ये बोले कि अपनी माँ को अगर माँ ना कह के फलाने की बीबी कहो, फलाने की अम्मा कहो, क्या दिक्कत है? पर्सनली देखा जाए तो सही है ना। बोलो कि उनकी वाइफ है, क्या दिक्कत है? वही नाम बुला रहे हो रिजनेबली है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, मैं खुद फेस किया हूँ कि अपनी माँ को माँ ना कह के फलाने की अम्मा कहो, फलाने की बहू कहो, क्या दिक्कत है भाई? या फलाने की बीवी हो आप, फलाने की बीवी सुनो, माँ क्या है? क्यों कहोगे फलाने की अम्मा कहो, क्या दिक्कत है? अब ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना। हम तो कह रहे हैं ये कहो ना, रिजनेबल बात करो, लॉजिकल। इसमें ये होता है कि लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं वो एक अपने आप में इमोशंस कैरी करते हैं। लैंग्वेज की डेफिनेशन जो है, लैंग्वेज की डेफिनेशन ये कहती है कि आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कोई भी लैंग्वेज है XYZ। और जो ग्रामर होती है वो यूनिवर्सल बनाती है। ग्रामेटिकली आप ऑलवेज करेक्ट नहीं हो सकते, बट ग्रामर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो हर एक वर्ड अपने आप में वो उस रीजन का या उस डायलेक्ट का एक इमोशंस कैरी करता है, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। इसीलिए माँ को माँ ही कहना चाहिए, ना कि हम कुछ और कह सकते, क्योंकि हम बचपन से हमारी कंडीशनिंग उसी वे में हुई है। अगर हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती तो हम वो भी कहते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो सब हमारे लिए ऐसा ऑलरेडी और हमारे एक फेथ और एक इमोशन से कनेक्ट हो चुका है, इसीलिए नहीं कहेंगे। ये होता है उसका चीज़ें, मतलब आप बताते हैं जो लैंग्वेज के बारे में, तो आप ये जब बताएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। और उसी में एक्चुअली वो कनेक्ट किए थे कुछ आपके रिलीजन और जो डिस्प्यूट चलते हैं उन सब चीज़ों से। तो ऐसे सब क्वेश्चंस, बहुत से पर्सनल क्वेश्चन अटैक भी होते हैं, तो वो चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती है। लाइक बहुत ज़्यादा कॉमन, अगर आपकी एक एज हो जाती है तो आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, भाई आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आपने शादी क्यों नहीं की? तो हो सकता है कई बच्चे यहाँ से बड़े मतलब आइडियलिस्टिक आंसर जाके दें कि सर हम लड़कियों की तरफ देखते नहीं, या लड़कियाँ कहेंगे हम लड़कों की तरफ अभी देखते नहीं जब तक पैसा ना आ जाए, वगैरह वगैरह। यही सब बोलोगे ना? अच्छा ये नहीं बोलोगे, वैसे क्या बोलोगे? बहुत तेज सड़ी लाइन तक मैं पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, नॉर्मल हो, रिलैक्स। ये
नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे सब क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए भी धीरे धीरे प्रिपेयर ही रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन जैसे पूछे जाए तो उसको हैंडल एक रीजनेबल वे में देना है। या बहुत से लोग बहुत से टाइप के क्वेश्चंस दे सकते हैं रिप्लाई। कोई कह सकता है कि नहीं सर ठीक कोई चली गई, अब छोड़ के हमें, या चला गया छोड़ के, कोई मतलब नहीं रहा। और कोई आंसर देता है सर सोच रहे हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट हो जाए तब कोई अपनी लड़की देगा, अदरवाइज कोई लड़की देगा नहीं अभी, मतलब शादी के लिए। ये भी हो सकता है, उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, भाई ढूंढ दो अपना, तभी ढूंढे से सर कहाँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता हमें, ये भी कह सकते हो। या कोई ये कहता है सर इन प्रोसेस है, चल रहा है किसी के साथ, अभी वो एक्सेप्ट करेगी तो देखेंगे, या एक्सेप्ट करेगा तो देखेंगे। तो ऐसे जब आप रीजनेबल आंसर्स देते हो तो जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है इन सब से उनके चेहरे में भी स्माइल ही आएगी ना। ये जो लाइटर माहौल बना देता है, भले आपकी कोई ना रही हो या ना रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन बट ठीक है आपको कुछ न कुछ ऐसे रियलिस्टिक आंसर देने। आप ऐसे आइडियलिस्टिक आंसर देंगे तो वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि कोई आपसे नहीं भाई पूरे एकदम तो हम कहीं देखते नहीं हमारा। तो ये होता है कि आप एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग के रियल इशूज से कनेक्टेड नहीं है, यही चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा आवाज़ और क्या कहते हैं बोलने की प्रैक्टिस ये सब भी किया करिए क्लास में, कि चीज़ें आप एक्सप्रेस कर सकें। कि ऑकवर्ड क्वेश्चन भी अगर सामने उठ रहे हैं तो आप एकदम आइडियलिस्टिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स नहीं, थोड़े मतलब लाइटली वाले आंसर्स दे सकें। हाँ किसको क्या पूछना था, कौन पूछ रहा है? हो गया ना क्लियर? तो ठीक आगे कौन सा कैपिटल अकाउंट था? जब जाना इंटरव्यू देने तब फोन कर लेना, हम बता देंगे क्या क्या जवाब दिए थे। ठीक है, इसमें कंपोनेंट आएंगे, बोरोइंग और लेंडिंग बता ही दिया। एफडीआई भी जो एक्चुअली में बाहर कंट्रियों से इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएगा ना, ठीक। एफडीआई एक एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई भी होता है। एक एफडीआई हो गया, एक एफपीआई हो गया। इन सब टर्म को एक्चुअली हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, इसमें परेशान मत नहीं होने की जरूरत है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये सब किस में आते हैं? ये सब कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होते हैं ना। जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे वो सब किस में आएंगे? कैपिटल में। और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास होता है ना, ये टर्म मैंने लिखाया था ना। हाँ वही सेंट्रल आरबीआई, उसी के पास। चेंज इन मतलब कोई बदलाव, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई बदलाव जो होगा वो भी इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट आपका और करंट अकाउंट खत्म। अब आते हैं रुपए में। रुपए की वैल्यू जो एफपीआई है, हाँ कैपिटल अकाउंट में आएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो ये होता है कि किसी के शेयर, किसी के बॉन्ड मार्केट, इन सब में जो इन्वेस्टमेंट करेगा बाहर से कोई, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है। तो वही सब भी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना। और ज़्यादातर जब बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाला जाता है या बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक साल के अंदर की जितनी भी वस्तुएं लेन देन गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जो लेन देन है वो एक साल के अंदर एक टाइम आवर्स वाला निकाला जाता है, उसी से निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बात ध्यान में रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला पार्ट है।
क्योंकि ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, नहीं पे कंफ्यूज हो गया। और जो लेकिन बैलेंस ऑफ टोटल में देखोगे करंट अकाउंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड के अलावा भी 3-4 चीजें इन्वॉल्व हैं। क्या क्या इन्वॉल्व है? एक इनकम, एक ट्रांसफर पेमेंट भी इन्वॉल्व है। अगला सर्विसेज नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर है सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो किसके अंडर में है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंडर में। इसका क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है। उसमें कंफ्यूजन यही होता है कि करंट अकाउंट में हम डाल तो रहे हैं लेकिन अब उसमें लिख देगा ट्रांसफर पेमेंट और ये इनकम, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रुपए की वैल्यू एक्चुअली में 2 टर्म यूज किए जाते हैं। एक होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को हिंदी में ह्रास कहते हैं ना, हाँ ठीक है। डिप्रिसिएशन एक्चुअली में रुपए की वैल्यू गिरना, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रुपए की वैल्यू में जो गिरावट होगी डिमांड और सप्लाई की वजह से, मतलब मनी क्या होगी? मनी की वैल्यू गिरेगी, डिप्रिसिएट करेगी, तो उसे क्या कहेंगे? डिप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिसिएट हो रहा है, एप्रिसिएशन में रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। और एक टर्म, अगला टर्म इसमें होता है, लिख लो फटाफट ये सब चीजें, एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि आप लिखते रहोगे तेजी से तो काम हो जाएगा। डिवैल्यूएशन, एक अगला टर्म है डिवैल्यूएशन। एक है अगला टर्म है डिवैल्यूएशन, ठीक है। एक डिप्रिसिएशन हो गया, अप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन में सरकार जानबूझ के अपने रुपए की वैल्यू गिराती है। यस, ना ये सब डिमांड सप्लाई पे होगा, ये सब डिमांड सप्लाई बेस है, ये मैनुअली अपने आप गिराई जाती है। गवर्नमेंट बोलो, हाँ डिवैल्यूएशन में सरकार गिराएगी, लेकिन अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से वर्ड यूज करते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे। कौन सा न्यूज में आया था? जर्नलिस्ट को इतनी नॉलेज नहीं होती, ये बात जान लो। हर बातें जितनी चीजें पेपर में लिखी होती हैं, फ्लॉज होती है बहुत सी। ऐसे ऐसे टर्म वो लोग कई बार यूज करते हैं, इसीलिए कहा जाता है स्टैंडर्ड पेपर प्रेफर करो। डिवैल्यूएट में फिर गवर्नमेंट करेगी। अगर अच्छे न्यूज़पेपर्स में लिखे हैं आर्टिकल, किसी अच्छे ने लिखा है, मतलब वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन ने, तो आपको वो चीज़ें सही लिखा होगा। अदरवाइज जो हवाबाजी लिखी जाती है वो हमें पता, उनको ज़्यादातर नॉलेज, किसी भी जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा नॉलेज ना तो क्वालिटी की होती है, ना तो उन्हें एक्चुअली में नॉलेज होती है इकॉनमी की। कुछ अच्छे आर्टिकल लिखने वालों की बात छोड़ दी जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो एडिटोरियल लिखे होते हैं उसमें होते हैं लिखने वाले, वो ज़्यादातर प्रेफर होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी खबरें होती है या जो हेडलाइन वाली ना, उसमें कई बार आप देखोगे सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत लिखे जाते हैं। इसीलिए उसकी डेप्थ एनालिसिस आपको ज़रूरी होती है। जब आप चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये रुपए की वैल्यू इतनी गिर रही है, क्यों गिर रही है, या पॉलिटिकल स्टेटमेंट कुछ लगेगा सरकार का भी अलग है या पॉलिटिकल पार्टियों का भी अलग है, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। इसीलिए वेल इन्फॉर्म्ड जब भी आप रहेंगे आपको बहुत से फ्लॉज दिख जाएंगे, ठीक है। डिवैल्यूएशन में एक्चुअली में क्या करती है सरकार, अपनी रुपए की वैल्यू गिराती है। उसके रीज़न होते हैं कि एक्चुअली में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अब बगल की कंट्रीज में कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें एक्चुअली में रीज़न होता है। इसको सिंपल सा कहते हैं कि एक्सचेंज रेट का लोअर करना गवर्नमेंट के द्वारा।
इसी में रिवैल्यूएशन अगला टर्म है। हाँ, डिवैल्यूएशन एक हो गया, जैसे एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो गया, इसी तरह डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन, इसमें क्या करेगा गवर्नमेंट? इंक्रीज करेगा। अब उसमें कैसे इंक्रीज करेगा अभी हम आगे भी बताएंगे उसको, ठीक है। रिवैल्यूएशन में क्या करेगा गवर्नमेंट? प्रयास करेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन जो होगा ये गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट करती है। एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन ये फ्लोटिंग मार्केट या मार्केट डिफाइन करती है, ठीक। वैसे ये सब टेस्ट में आएगा नहीं इस बार वाले, आज जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज के बाद से हमारी क्लास 16 तक छुट्टी है हमारी ना, 17 से क्लास है ना। टेस्ट बीच में कोई कंडक्ट कराएगा तो ठीक है, उसको कर लेना आप लोग अच्छे से। तो प्रयास यही रहेगा कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप उम्मीद करते हैं आपकी बार। एक्सचेंज रेट अगला टर्म है। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को हिंदी में क्या कहेंगे वो बताएगा? विनिमय, विनिमय दर, विनिमय दर। कई टर्म हिंदी की बड़ी टर्म इंग्लिश में समझने आसान है, स्पेशली इस वाले चैप्टर में मुझे लगता है इंग्लिश में समझने आसान है, लेकिन उसकी हिंदी सब बोलने जाओ और टफ पड़ रहे हैं। एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कोई आइडिया किसी को? एक्सचेंज रेट डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी में जो चीजें एक दूसरे से कन्वर्ट करने को जो डिफरेंस होगा वो एक्सचेंज रेट होगा। डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी का एक दूसरे में कन्वर्जन जो होगा जिस रेट पे हो वो एक्सचेंज रेट होगा। अब अगला टर्म आएगा कि एक्सचेंज रेट किस बेसिस पे कई मेथड है डिफाइन करने के। कई मेथड है डिफाइन करने के एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसमें एक टर्म होता है फ्लोटिंग। जैसे मेथड हम लिखा रहे हैं ना, एक्सचेंज रेट का मेथड कैसे डिफाइन होगा, इसमें एक है फ्लोटिंग मेथड, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लोट तैरना। अब यहां पे कॉमन टर्म में क्या हो जाती है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब उसमें किसी ने कौन सा बुक लाया, कौन सा बुक है, हिंदी में है, हिंदी में कोई लाया तो कोई नहीं लाया, कौन वाली हिंदी में कोई किताब नहीं लाया। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है जिसमें मार्केट डिसाइड करता है, ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाता है, करेंसी की डिमांड सप्लाई जैसी रहेगी, इसमें किसी का रेगुलेशन नहीं रहेगा, पूरी तरह से मार्केट बेस पे रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस होंगी वो डिसाइड करेंगे कितना एक्सचेंज रेट रहेगा फ्लोटिंग में। ठीक, फ्लोटिंग को हिंदी में तैरना खत्म नहीं करना, यहाँ पर होता है
खोले हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले में जाना, विजन वाले में। विजन वाला कोई ओपन कर लो तो उसमें दिया होगा सारे, अभी हम देख लेते हैं उसमें। अस्थायी विनिमय दर अस्थायी विनिमय दर लिखो, अस्थायी, लेकिन अस्थायी नहीं हो गया कुछ और करना है इकोनॉमी में। चल विनिमय दर निकालना, जरूरत हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट की हिंदी होगी भुगतान संतुलन। ये जो ऊपर लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, हिंदी जिसको नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, भुगतान संतुलन कहते हैं इसको, है? पता है ना? तो ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे बीओपी क्राइसिस ही कहा जाता है, वैसे ये भी होता है। उसमें आगे बढ़ोगे तो दिया होगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपको डिमांड और सप्लाई की बेसिस में अगला लिख लेना आप उसमें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड की मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, फिक्स्ड क्या होता है, मतलब फिक्स है, कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, ये एक्सचेंज रेट फिक्स कर देता है। ये ज्यादातर किसमें होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है। एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगा कि भाई इसी एक्सचेंज रेट पे हमारा रुपया एक्सचेंज होगा, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। हिंदी क्या दिया है फिक्स्ड की? स्थिर। वो हमें पता होता, फ्लोटिंग का फ्लोटिंग ही लिखता है। चले तो अब देखो, जबरदस्ती हिंदी मत बनाओ, फ्लोटिंग समझ लो। ये सब इतने इजी टर्म होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये हिंदी में ट्रांसलेट करते समय भी वही चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो गया, फिक्स्ड में हो गया क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर देगी भाई आप अपने रुपए को इतने में एक्सचेंज करेंगे, लेना हो तो लो वरना मत लो। ये ज्यादातर कहाँ पे हो सकता है पॉसिबल, क्लोज्ड इकोनॉमी में।
कई बार सुनते हो ना कि 91 में 1 रुपया बराबर $1 था और अब जो है इतना हो गया, हमारा देश पीछे चला गया वगैरह वगैरह, 50 तरह की चीजें आता है ना न्यूज पेपर या सोशल मीडिया पे, सुनते हो ना? उसमें क्या लगता है? लगता है सच में पीछे गया, सच में पीछे गया क्या? नहीं ना, क्योंकि हमने इकोनॉमी ओपन कर दी, पहले इकोनॉमी क्लोज थी तो बहुत सी और समस्याएं थी, जॉब नहीं था, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आते थे, हम कहीं नहीं जा पाते थे बाहर, तो ये सब दिक्कतें थी। ये सब दिक्कतें जब खत्म होंगी तो यहाँ पे आप भी कुछ जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे ना। ठीक, ये हो गया फिक्स्ड। अगला आता मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट। अगला टर्म है मैनेज, मतलब प्रबंधित, फ्लोटिंग विनिमय दर, मैनेज्ड, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या विनिमय दर। मैनेज में क्या होगा, जो अभी हमारे यहाँ डिस्कस चल रहा है हमारे कंट्री में, एक तो मार्केट सप्लाई क्या कर रही है, मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई की वो तो डिसाइड कर रही है एक्सचेंज रेट, बट इस एक्सचेंज रेट पे चेक एंड बैलेंस करने के लिए आरबीआई वर्क करता है। आरबीआई क्या करेगा, इसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मार्केट में फ्लोट करा देगा, जिससे जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। जब डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कर देगा फॉरेन करेंसियों के, तो क्या होगा, रुपए की वैल्यू कम हो ज्यादा होना थोड़ा कम हो जाएगी ना। ये इसमें ये होता है, इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है एक कुछ डिग्रीज में, और कुछ होता है मार्केट की फोर्सेस डिफाइन कर रही हैं। ये मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाता है। ज्यादा पूरी इकोनॉमी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर से क्या लेना देना है यहाँ पे? क्या डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट फोर्सेस कर ही रही है काम। अगर तुम कहोगे उस तरह तो प्राइवेट फोर्सेस वही है, मार्केट डिमांड और सप्लाई, लेकिन कोई भी इकोनॉमी का ओवरऑल जो मार्केट कंट्रोल करती है वो आरबीआई ही करती है। आरबीआई या गवर्नमेंट करती है। आरबीआई और गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करेगी तो वही कहलाएगी, क्योंकि अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही है ना ओवरऑल, कि भाई किससे व्यापार कराना है, किससे नहीं, रूल्स रेगुलेशन तो वही बना रही है ना। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो होगा उसी के बेसिस पे होगा। इसमें कई बार देखते होंगे कि एक्सचेंज रेट वो क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट करती है गवर्नमेंट। रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ये सब जो टर्म ऊपर पढ़े हैं उसी सब का यूटिलाइजेशन है। अगला टर्म इसमें आता है नीर, NEER। एक नीर टर्म है, एक रीर है। इसका फुल फॉर्म है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नीर का है नॉमिनल, पहले नीर बता रहे हैं, रीर अभी नहीं बता रहे। नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या दिया है हिंदी में? आभासी, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये सिंपल से यही होता है कि $1 मतलब $1 बराबर 90 रुपये, इसी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट जो होगा इसी को नॉमिनल कहते हैं। मतलब करेंसी टू करेंसी जो वैल्यू है एक्सचेंज रेट की उसी को नॉमिनल कह देते हैं। मतलब $1 बराबर 90 रुपये अगर है तो वही माना जाएगा। $1 बराबर 80 रुपये है, 60 रुपये है, जो भी उसी के बेसिस पे जो भी एक्सचेंज रेट होगा ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया। अब अगला आएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक, सांकेतिक नहीं, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। ठीक है, ये किस बेसिस पे डिफाइन होता है? ये ऐसे डिफाइन होगा कि आपने जाके अमेरिका में कुछ सामान खरीदा, यहाँ पे सामान खरीदा,
इन दोनों में जो आपको डिफरेंस दिखेगा, मतलब ये फ़ोन अगर हमने अमेरिका में ख़रीदा और ये फ़ोन इंडिया में ख़रीदा, अब इन दोनों की जो प्राइस डिफरेंस होगा उससे एक्सचेंज रेट जो निकालेंगे वो होगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। समझे? आया किसी को समझ में? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होगा? वस्तु के बेसिस पे जो आप डिफाइन किए, मतलब अगर ये मार्कर हम इंडिया में खरीदे, यही मार्कर कितना पैसा देना पड़ा वो, और वही वहां पे कितना डॉलर में हमें देना पड़ा। ये डॉलर का ये जो आएगा, $1 बराबर कितने रुपए, इससे पता चल जाएगा ना। लेकिन बेस क्या होगा? ये मार्कर होगा ना। यही सेम मार्कर सेम कंपनी का वहां कितना डॉलर पे करना पड़ा, यहाँ कितना रुपया, इसी के बेसिस पे जो एक्सचेंज रेट डिफाइन होगा वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होगा। और वो जो करेंसी की डिमांड सप्लाई पे डिफाइन हुआ वो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हुआ। रीड क्या हुआ? क्यों क्वेश्चन मार्क बनाए बैठे हो? तुम लोग आपस में ज्यादा डिस्कशन जब करते हो ना तो कंफ्यूज हो जाते हो, जो हम बताते हैं उसे सुनते नहीं हो। बोलो। फिर यही देखो, अगर यहाँ 10 रुपए का, अगर वहाँ $1 का है, $1 बराबर 10 रुपए, अगर वहां भी $10 देना पड़ रहा है तो मतलब 10 रुपए बराबर $10, $1 बराबर 1 रुपए। समझे? यही हो गया। अब उनकी करेंसी में वो कितना पे कर रहे हैं इसके लिए, वो उनकी करेंसी की वैल्यू डिफाइन कराएगा ना। समझे आप लोग? इसी बेसिस पे डिफाइन होगा। मान लिया अब सऊदी में गए या चले गए कतर में, कतर के भाई जो करेंसी है वहां का अपने यहाँ के 180 रुपए के बराबर है। अपने यहाँ के 180 रुपए, उनके यहाँ का एक कतारी रियाल, कतर रियाल, कतर कुवैत रियाल, कुवैत रियाल का एक्चुअली में एक कुवैती रियाल इक्वल्स टू है इंडिया के 180 रुपए के आसपास इस समय। और हर जगह की करेंसियाँ अलग अलग हैं। ओमानी रियाल की भी कीमत बहुत ज़्यादा 150 के ऊपर है लगभग इस समय, ओमान की जो रियाल करेंसी है वहाँ की। तो वहाँ जाके आप रियाल में कम पे करोगे ना इसका। एक रियाल में कई मार्कर आ जाएंगे, अपने यहाँ हो सकता है कि एक ही मार्कर आए। इसी बेसिस पे डिफाइन होगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या नीड? एक्चुअली में डायरेक्ट करेंसी के बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई। $1 इक्वल्स टू 80 रुपए है तो इसी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिफाइन हो जाएगा। और इसमें वस्तु आ जाती है रियल में। आप लोग जब NCERT पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये सब चीज़ें दी है, अभी पढ़ लेंगे जब बताने के बाद ना तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगला टर्म आता है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी की हिंदी बताना, देखना बुक में क्या लिखा है। जहां लिखा होगा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ऐसा टर्म लिखा है ऊपर ही। कन्वर्टिबिलिटी क्या लिखा है हिंदी?
कन्वर्टेबिलिटी भी सुनो, कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है एग्जैक्ट, जो आपकी करंट अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है, इसमें पूरी तरह से आप एक्सचेंज रेट को लागू कर सकती है, जिसमें उसी को कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं कि आप कितना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि फॉरेन करेंसी के कंपेरेटिवली। एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की जितनी ज़्यादा फ्रीडम होगी वही उसकी कन्वर्टेबिलिटी होगी। परिवर्तनशीलता है, परिवर्तन क्षमता, परिवर्तनीयता, कन्वर्टेबिलिटी। किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने की जो फ्रीडम होगी करंट मार्केट रेट पे, वही उसकी कन्वर्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे आजकल 80 रुपये अगर $1 के परिप्रेक्ष्य में है, इसको अगर पूरी तरह से फ्री छोड़ दिया जाए, कुछ भी गवर्नमेंट ना करे, इंटरवेंशन कुछ ना करे, इसकी जो फ्रीडम है यही इसकी कन्वर्टेबिलिटी है। अब हमारे यहाँ अब एक अगला टर्म है करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। हमारे यहाँ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 100% है, पूरी तरह फ्री है। इसमें जो भी टर्म आते हैं, रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब कुछ सब में एक्चुअली में अलाउ है पूरी तरह। जो भी करंट एक्सचेंज रेट रहेगा उसी के बेसिस पे आप अपने रुपए का कन्वर्ट करिए और कन्वर्टेबिलिटी का फायदा उठाइए। करंट अकाउंट जो हमारा है पूरी तरह से कन्वर्टेबल है 100%। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अगला टर्म। अगला टर्म है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इसमें एक्चुअली में पार्शियल है, कुछ कुछ चीजों पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है। इसको ऐसे समझोगे जैसे आपके कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें आप डालेंगे, एफडीआई वगैरह ना, तो आप लोगों को ये पता होगा, कई बार न्यूज में आता रहता है गवर्नमेंट इसमें 100% अलाउ कर दी एफडीआई, किसी में 49% की है, किसी में 74% अलाउ किया है। तो सब में इन्वेस्टमेंट के जो एरिया है वो परसेंटेज वो अलग अलग डिफाइन कर रखा है ना सरकार ने, पूरी तरह से फ्री नहीं छोड़ रखा है। इसीलिए इसे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है, पार्शियल है, वो गवर्नमेंट डिफाइन करती है। अभी ज्यादातर गवर्नमेंट बढ़ रही है फुल्ली कन्वर्टेबल की तरफ, बट अभी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पूरी तरह नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को डिफाइन कर रही है। जैसे डिफेंस सेक्टर में करीब 74% ही करने देंगे, बैंकिंग सेक्टर में पहले था, अब 100% कर दिया, या किसी और सेक्टर में जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, उसमें भी उन्होंने डिफाइन किया हुआ कि इतने परसेंट ही वहाँ पे एफडीआई करने देंगे हम। तो ये चीज़ें जो रोक लगा रखी है कैपिंग, इसी की वजह से आपकी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल नहीं है, फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। अब इसमें एक नोट लिख लेना, इसके रिलेटेड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए एक कमेटी बनी थी, तारापोर कमेटी। तारापोर कमेटी, TARAPORE, तारापोर कमेटी। ये पूछा जाता कई बार कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के लिए तारापोर कौन सी कमेटी बनी थी, तारापोर कमेटी। इसके रिकमेंडेशन तुम लोग खुद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन देख के आना, बाद में हम अप्लाई करेंगे, नहीं भी वो बातें पता होनी चाहिए सबको, क्योंकि आज जो एफडीआई का कैपिंग बढ़ती घटती है ना, वो उसी बेसिस पे होती है। तारापोर, TARAPORE। अब इसमें 2 3 4 टर्म और बचे, उसको हम कवर करते हैं फटाफट।
एक टर्म आता हार्ड करेंसी, जो सबसे मजबूत मुद्रा होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उसे हार्ड करेंसी, जैसे डॉलर इसमें हार्ड करेंसी है, और जिस करेंसी की सबसे ज्यादा डिमांड होगी उसे हॉट करेंसी कहेंगे, हॉट करेंसी कहेंगे जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी। हार्ड करेंसी ये हो गई कि जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू हो और जो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज रेट में डिमांड रखता हो। हॉट करेंसी कोई शॉर्ट टर्म के लिए किसी करेंसी की डिमांड बढ़ गई है पर्टिकुलर, उसे हॉट करेंसी कहते हैं। जनरली कोई हार्ड करेंसी ही हॉट करेंसी बनती है और नहीं, जैसे इस समय डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। और सॉफ्ट करेंसी अपोजिट टर्म है उसी हार्ड करेंसी का, जिसकी सबसे ज़्यादा कम और जैसे रुपये की हर जगह डिमांड रहती है, ये सॉफ्ट करेंसी हो जाएगी। हार्ड करेंसी के रिवर्स सॉफ्ट करेंसी। मौद्रिक नीति में एक टर्म हमारे साथ नहीं बताए थे, एक डियर मनी पॉलिसी होती है और एक होती है चीप मनी पॉलिसी। नहीं बताया था ना, लेकिन वो टर्म एक्सप्लेन सबको पता होगा। डियर मनी होता है जब सरकार रुपए से प्यार करे, भाई अपने पास बुलाए तो क्या करती है, बॉन्ड बेचती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी याद आ रही है, टाइट मनी पॉलिसी, वही चीजें हैं। डियर मनी में क्या होगा, टाइट मनी पॉलिसी, सरकार बॉन्ड बेचेगी और पैसे लेगी। और चीप मनी पॉलिसी में पैसे का वैल्यू घटाएगी, मतलब पैसे डालेगी और बॉन्ड खरीदेगी। इसी तरह चीप करेंसी और डियर करेंसी यही होती है, जब उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो डियर करेंसी, वैल्यू घटानी हो चीप करेंसी। फॉरेक्स रिजर्व आपको हम बता ही दिए थे क्या क्या था। फॉरेक्स रिजर्व में एक्चुअली में फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है वो टर्म लिख लेना। फॉरेन करेंसी आती है, बैंक डिपॉजिट्स आते हैं, गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज आती हैं। बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज, गोल्ड रिजर्व और एक एसडीआर होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। पता है तो इंडियन रूपीज इस समय वो टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। जैसे इस समय इसकी डिमांड ज़्यादा नहीं है ना, हार्ड करेंसी के रिवर्स में सॉफ्ट करेंसी इंडिया में कह सकते हो। इससे भी ज़्यादा चलेगा सोमालियन रूपी में, पाकिस्तान रूपी चलेगा, वो भी सॉफ्ट करेंसी है। या अभी जो नेपाली या श्रीलंका में प्राइस है उनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब है। ठीक है, ये लगभग काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो गई। बंद कर दो इसको, इसको